नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार और भाजपा ने भारत तो छोड़िए, नेपाल के अंदर भी वोट चोरी कर लिए हैं। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि नेपाल के केपी शर्मा ओली के पतन के बाद अब जो वहां की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं वो मोदी की फैन हैं। और इसी बात पर हर कोई कह रहा है कि लो, मोदी जी ने तो यहां भी वोट चोरी करके अपना कैंडिडेट बिठा दिया। ये तो मजाक की बात थी। अब मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, नेपाल जल रहा है और उसकी आग की लपटें भारत तक भी आ सकती हैं, क्योंकि नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। भारत विरोधी केपी शर्मा ओली ने सत्ता त्याग दी है और अब सबकी नजरें हैं नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा। क्या वो केपी शर्मा ओली की तरह ही कोई भारत विरोधी होगा या कोई भारत प्रेमी? दोस्तों, ओली के शासनकाल में नेपाल और भारत के संबंधों में काफ़ी गिरावट आई थी। उन्होंने भारत विरोधी नीतियों को अपनाया, जिससे दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा। लेकिन उनके पतन के बाद और नेपाल में लोकतंत्र में आए खालीपन को भरने के लिए कई नाम सामने आए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया है जिसने भारत में भी उम्मीदें जगा दी हैं। वो नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। अपनी न्यायिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसलों के कारण वे नेपाल के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि अब नेपाल में यह चर्चा चल रही है कि उन्हें देश का अगला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, सुशीला कार्की की कहानी का एक सिरा भारत से भी जुड़ता है और यहीं से ये कहानी हमारे लिए बेहद दिलचस्प हो जाती है। सुशीला कार्की ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भारत से की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से। उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया। वो खुद कहती हैं कि उन्हें आज भी BHU के शिक्षक, वहाँ के दोस्त और गंगा आरती अच्छी तरह से याद है। वो उन दिनों को याद करती हैं जब गर्मी की रातों में वो गंगा किनारे हॉस्टल की छत पर सोया करती थी। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है और ये जुड़ाव उनके हालिया बयानों में साफ झलकता है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूँ। PM मोदी के बारे में मेरी अच्छी राय है। ये बयान उस देश की भावी प्रधानमंत्री का है जहाँ कुछ समय पहले तक भारत विरोधी नारे लगाना और भारत को कोसना ही सियासत का सबसे बड़ा टूल बन गया था। ऐसे में अगर यह नेपाल की सत्ता संभालती हैं तो सीधी बात यह है कि भारत के सिर से एक पड़ोसी की चिंता कम होगी, क्योंकि इससे पहले केपी शर्मा ओली का कार्यकाल भारत नेपाल संबंधों के सबसे बुरे दौर में से एक था। उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दी, लिपुलेख, काला पानी जैसे मुद्दों को बेवजह तुल दिया। वो खुले तौर पर चीन की गोद में जाकर बैठ गए। चीन का प्रभाव नेपाल में तेजी से बढ़ा, जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। साथ ही उन्होंने नेपाल में भारत विरोधी भावना को भड़काने के लिए भी काम किया। ओली ने अपने कार्यकाल में वो हर काम किया जिससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते में खटास आए। अब तस्वीर के दूसरे पहलू को समझते हैं कि सुशीला कार्की के आने से रिश्ते कैसे बेहतर होंगे। सुशीला कार्की कहती हैं कि नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। हम भारतीय नेताओं को अपना भाई बहन मानते हैं। वो खुद को भारत की सीमा के पास विराटनगर का बताती हैं, जहां से भारत महज 25 मील दूर है। यह सोच का फर्क है। एक तरफ वो नेता था जो चीन को अपना आका मानता था, दूसरी तरफ ये नेत्री हैं जो भारत को अपना भाई मानती हैं। बस अब यही फर्क जमीन पर दिखने की उम्मीद है। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। 1750 किलोमीटर का खुला बॉर्डर उत्तराखंड, यूपी, बिहार से लेकर सिक्किम तक लगता है। ओली के राज में यह खतरा बढ़ गया था कि चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर सकता है। सुशीला कार्की के आने से इस पर लगाम लगेगी। चीन का बढ़ता प्रभाव कम होगा और सीमा पर स्थिरता आएगी। वहीं एक भारत विरोधी पड़ोसी के शांत होने से भारत अपनी ऊर्जा पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देशों से लड़ने और उनके खतरों को नेस्तनाबूद करने में लगा सकता है। साथ ही सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों पर नेपाल का रवैया जो पहले चीन के इशारे पर चलता था, अब भारत के साथ सहयोग वाला ही हो सकता है। यह दक्षिण एशिया में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है।
सुशीला कार्की के स्थिर और दोस्ताना सरकार का मतलब है बेहतर व्यापार। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। रुके हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में तेजी आ सकती है। भारत के लिए नेपाल में निवेश का माहौल और बेहतर होगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। और यही नहीं, रोटी बेटी का जो रिश्ता ओली के दौर में कमजोर पड़ गया था, उसे फिर से मजबूत करने का यह सुनहरा मौका है। जब शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे का सम्मान करता है तो उसका असर जनता तक जाता है। 35 लाख से ज्यादा नेपाली जो भारत में काम करते हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच जो गहरे पारिवारिक संबंध हैं, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होगा जितना देखने में लग रहा है? तो जवाब नहीं है। सुशीला कार्की के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं। पहली चुनौती, वो एक अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। उनका मुख्य काम देश में निष्पक्ष चुनाव कराकर एक स्थायी सरकार बनवाना होगा। उनके पास बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार और समय सीमित होगा। दूसरी चुनौती, नेपाल की आंतरिक राजनीति। नेपाल में चीन समर्थक लॉबी अभी भी बहुत मजबूत है। वो सुशीला कार्की पर भारत परस्त होने का ठप्पा लगाकर उन्हें कमजोर करने की हर कोशिश करेगी। तीसरी चुनौती, चीन नेपाल में अपने अरबों डॉलर के निवेश और रणनीतिक पकड़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो पर्दे के पीछे से अपना खेल जरूर जारी रखेगा। तो कुल मिलाकर नेपाल में केपी शर्मा ओली का जाना और सुशीला कार्की के आने की संभावना भारत के लिए एक बड़ी राहत और एक सुनहरा अवसर है। यह हिमालय की भू राजनीति में एक ऐसा मोड़ है जो भारत के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन एक भारत विरोधी सरकार का जाना और एक भारत को समझने वाली, भारत से भावनात्मक जुड़ाव रखने वाली शख्सियत का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। दोस्तों, भारत और नेपाल को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।